अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिस्कोर्स की अगर बात करें तो वो या तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के अराउंड बिल्ट होता है या फिर वो कोर्ट केसेस पर जो है वो मुनसर है। और रिसेंटली 2 कोर्ट केसेस जो ख़ासे आम हैं वो मखसूस नशस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से दरख्वास्तें दी गई जिस पर 13 रुकनी बेंच बन चुका है, उसकी डेवलपमेंट के बारे में, और दूसरा इद्दत केस का फ़ैसला है जिस पर कल कोई डेवलपमेंट मुतवक्के है। अब बहुत से तहरीक इंसाफ के प्रोमिनेंट लीडर्स ये कह चुके हैं कि जल्द खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि लगता यही है कि उनकी रिहाई हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि जितनी देर तक उनको जेल में रखा जा सके वो हम रखें। अब इससे ये तासुर पैदा हो रहा है कि हुकूमत ये समझती है कि अगर कोर्ट से उनका एक्विटल होता भी है तो कोई सेकेंडरी केसेस बनाए जाएँ, जो इसका इम्प्लाइड मीनिंग है, ताकि खान साहब जो है वो बिहाइंड द बार्स रह सकें। दूसरी चीज़ ये कि इसके साथ साथ जो स्पेशल सीट्स का मामला है, इस पर अब ये सारी प्रोसीडिंग अब तक क्या सिग्निफाई करती है कि किस तरफ जा रहा है, क्योंकि एक तो उसमें लिस्ट जमा ना करवाने का आर्ग्यूमेंट था, और दूसरी चीज़ जो हाईलाइट की जाती है, जो चीफ जस्टिस साहब ने भी बात की, वो यही थी कि अगर एक रजिस्टर्ड जमात के तौर पर तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट करती है तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना क्यों अहम समझा PTI की लीडरशिप ने, क्या ये गलती थी और इस गलती की इम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर कानूनदान एतजाज़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब आपके वक्त का। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाले मामलात पर आपसे कमेंट लूँ, ये बताइएगा, राना सनाउल्लाह साहब ने अभी कहा है कि शायद खान साहब जल्द जेल से बाहर आ जाएँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि जितना अरसा उनको जेल में रख सकें वो रखा जाए। आपको क्या लगता है कि इससे हुकूमत अपनी इंटेंशन वाज़े कर रही है कि चाहे कोई पॉलिटिकल केस बनाना पड़े, कोई नया रेफरेंस लाना पड़े, वो हम लाएंगे, और क्या इस पर अदलिया को या जुडिशरी को कुछ करना नहीं चाहिए? ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है, उसने कहीं भी यही बात है कि हम तो उसको रखेंगे अंदर, और कोई केस नया बनाना हुआ तो वो भी बना लेंगे। यानी जो केस बनता नहीं है, बना नहीं है, केस है नहीं है, उसको हम बना लेंगे, उसकी हम साख्त कर लेंगे। तो ये तो राना ने बड़ा क्लियरली कहा है, और ये भी कहा है कि हुकूमत नहीं चाहती कि वो वापस वो बाहर निकले। सो अब देखें क्या होता है। अदालतों को एक मरहले पे आके नोटिस लेना ही पड़ेगा। अदालतें ब्लैंकेट बेल करती रही हैं पहले। ब्लैंकेट बेल का मतलब है आइंदा जो केस अगर बनना है उसमें भी अगर इस किस्म की बात तो खुद प्राइम मिनिस्टर के हलकों से आ रही हो कि हम केस बनाना भी पड़ा तो बनाएंगे, यानी झूठा बनाएंगे और इसको अंदर रखेंगे, तो फिर उस पर तो अदालतें कुछ एक्शन करती ही हैं और उनको लेना पड़ेगा। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो दरख्वास्तें थीं उस पर फुल कोर्ट बना, 13 रुकनी बेंच बना, इस पर आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो प्रोसीडिंग्स थीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपको लगता है कि वहाँ भी पोलराइजेशन का एक इशू है, एक चैलेंज है जिसको मेंटेन करना, एक तो जुडिशरी के लिए बाहर से जो पॉलिटिकल मामलात अदालत की दहलीज पे लाए जाते हैं उसको मैनेज करना मुश्किल है, और दूसरा एक इंटरनल स्ट्राइफ भी है? इंटरनल स्ट्राइफ तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अब चीफ जस्टिस साहब का मुफाद तो इसी में है जो वो कोशिश कर रहे हैं परसू करने का, कि एक ये सुन्नी इत्तेहाद की सीटें, ये अगर सुन्नी इत्तेहाद को ना मिले, दूसरी जमातों में बिखर जाएं, तो एक 2/3 अक्सरियत बन जाए। 2/3 अक्सरियत बनने से वो जो चीफ जस्टिस साहब जो तरमीम चाहते हैं या जिस के बारे में उन्होंने कोई उसके खिलाफ कोई बात नहीं की, और अक्सर वो मीडिया पे आती रही है, प्रेस में आती रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और दूसरे चीफ जस्टिस उनको उनकी अपॉइंटमेंट को टेन्योर अपॉइंटमेंट कर दें। दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब को मैं समझता हूँ इस बेंच पे तो बैठना ही नहीं चाहिए था। एक तो ये बड़ी उनकी जानिब से ज्यादती है। इस जो सीटें क्यों जा रही हैं सुन्नी इत्तेहाद की किसी और जानिब, उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये सारे मामले की बुनियाद है वो फैसला जो चीफ जस्टिस साहब का 3 जजों का फैसला है, और वो उसमें जिसमें
पार्टी के निशान को पार्टी का निशान समझते हुए उसको उस पार्टी को, एक पार्टी को महरूम किया गया उसकी निशान से। अब वो बुनियाद है, अगर वो दुरुस्त नहीं था फैसला तो उसके बाद सारा ही धड़ाम से क्रैशिंग, फॉल्स डाउन क्रैशिंग। अब यहाँ मामला ये है कि जो निशान वाली जजमेंट है वो 3 जजेस की जजमेंट है। यहाँ फुल कोर्ट बैठा हुआ है। ये फुल कोर्ट अगर उस फैसले को, निशान वाले फैसले को वैसे तो नहीं हटा सकता, उसको सेट असाइड नहीं कर सकता, पर ये उससे डिसएग्री कर सकता है, उसको डिसअप्रूव कर सकता है, जो काफ़ी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए उससे कि वो उस पर अमल दरामद भी मुश्किल हो जाए और उस पर उसको नज़ीर के तौर पे तो मानी नहीं जाए कि फुल कोर्ट ने ये कह दिया है। अब चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं उस अपने फैसले को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भी इनको। और दूसरी बात यह है जो बड़ी अहम बात कि उस फैसले पे अभी फाइनल जजमेंट आनी है, वो इंटरिम है। उस फैसले पे उसके बाद जो बरतानवी हाई कमिश्नर ने एक बात की उस फैसले के बारे में, तो चीफ जस्टिस साहब ने एक पूरा खत, लंबा खत, तवील खत उनको थमा दिया यूके हाई कमिश्नर को कि ये आपकी सारी इस्तदलाल आपका गलत है और हमारा ये दुरुस्त फैसला है। और ये बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर एक गलती पीटीआई के पार्ट पर ये हुई, जो चीफ जस्टिस साहब ने भी केस की समाअत में कहा कि आप किसी और पार्टी में शामिल ना होते तो आपका केस मजबूत होता, क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड पार्टी के एक हैसियत से स्टैंड करते थे उसके बावजूद भी, बट फिर भी आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। अगर ना जाते पोजीशन बेहतर होती आपकी। आपको लगता है गलती की उन्होंने भी? नहीं, ये कोई गलती नहीं की। ये चीफ जस्टिस साहब फिर समझ नहीं रहे, जिस तरह उन्होंने नहीं समझा कि निशान जब पार्टी से लिया तो वो पार्टी का निशान नहीं था, वो वोटरों का निशान था। वोटरों की सहूलत थी, जो अनपढ़ वोटर 70% अनपढ़ वोटर नहीं पढ़ सकता, 40 नामों में से या 20 नामों में से अपने उम्मीदवार का नाम नहीं निकाल सकता, ये उसका वोटर, उस वोटर के लिए था। ये आपने करोड़ा वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया पार्टी कह के जी हमने तो पार्टी से निशान लिया है, पार्टी के 10 अहदेदारों ने ये बड़ा गलत काम किया, क्यों अनअपोज्ड हो गए सारे, और ये उन्होंने इलेक्शन रिग कर दी अपनी पार्टी की, तो उनसे निशान ले लो। अब ये निशान तो पार्टी वालों का आया नहीं था, 10 बंदों ने जो गलती की सज़ा आपने 3 करोड़ को 10 करोड़ को दे दी, कितनों को दे दी। ये तो कोई इसी तरह ये बात जो कहते हैं कि जी वो अगर आप पीटीआई में चले जाते, पहली तो बात है पीटीआई से तो निशान ही ले लिया था, जिस पार्टी से निशान ले लिया हो इलेक्शन कमिश्नर ने, और वो पार्टी क्या इलेक्शन लड़ेगी, बड़ी मुश्किल दुश्वार अंदाज से लड़ी। दूसरी बात यह है कि ये एक बुनियादी हक है, ये चीफ जस्टिस साहब को पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट क्या है कि मैं एज ए शहरी सिटीजन में ज्वाइन एनी पार्टी और फॉर्म एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं जिस पार्टी में चाहूँ वो शामिल हो सकता हूँ। 175 की ऑप्शन है मेरे पास जो रजिस्टर्ड पार्टीज है। जाहिर है टीटीपी में तो नहीं मैं शामिल हो सकता आइन के तहत, पर मैं 175 जो रजिस्टर्ड पार्टीज है उनमें से मैं शामिल हो सकता हूँ। अब ये कहते हैं कि नहीं, आप जब अगर मैं बिलफर्ज मैं शहरी हूँ तो मैं 175 पार्टीज में से किसी को ज्वाइन कर सकता हूँ। अब मेरी बदबख्ती के मुझे लोगों ने इलेक्ट कर दिया है, मुंतखब कर दिया है, गो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, किसी पार्टी में नहीं हूँ, और मैं जिस पार्टी ने हिस्सा लिया इलेक्शन में किसी पार्टी से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। सही, मैं उनमें से किसी को अच्छा नहीं पसंद नहीं करता, पर मैं चाहता हूँ कि मैं सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान में शामिल हो जाऊँ। अब मेरे इख्तियार को आप कम तो नहीं कर सकते
कि आप सिर्फ कंटेस्टिंग पार्टीज में शामिल हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। या कोई पार्लियामेंट में पार्टी है तो उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन एतजाज साहब एक दो चीज़ें और ना, एक तो स्पेशल सीट्स के लिए लिस्ट जमा ना करवाना वक्त से पहले, और दूसरी चीज़ ये कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा जाना कि कोई माइनॉरिटी इस पार्टी का हिस्सा बन नहीं सकती, फिर माइनॉरिटी सीट कैसे क्लेम कर रहे हैं, अब तो ये सवाल हो रहा है। नहीं, आप ये बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बिल्कुल। इसमें ये बात आपने पहली जो किया, पहला एतराज़ जो किया है, उसको तो शॉर्ट श्रिफ्ट से किया जा सकता है ना एड्रेस, कि ये लिस्ट जब मांगते हैं उस वक्त लिस्ट मांगनी नहीं चाहिए। लिस्ट उस वक्त मांगनी चाहिए जब वो 3 दिन गुजर गए हैं और मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं एक पार्टी में शामिल हो चुका हूँ, उसके बाद लिस्ट लेनी चाहिए। अल्ट्रा वायरीज है कॉन्स्टिट्यूशन के लिस्ट को पहले मांगना। जिस तरह अल्ट्रा वायरीज है कॉन्स्टिट्यूशन के कि 175 की ऑप्शन थी मुझे पार्टियों की, और उनको लिमिट करके आपने 14 की कर दी है। वो 14 जमातें जिन्होंने हिस्सा लिया है पार्लियामेंट इलेक्शन में। मैं सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान लेड बाय आबिद हसन मंटो में शामिल होना चाहता हूँ। फर्ज कीजिए हम 40 हैं, मैंने इंडिपेंडेंट होके आए। हम एक ग्रुप बनाते हैं और हम कहते हैं हम सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। अब हम 40 को ये इख्तियार है, ये बुनियादी हक है। वो तो आर्टिकल 17 कहता है कि एनी पॉलिटिकल पार्टी में आप जा सकते हैं। अब वो लीगली फॉर्म्ड पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे उसने इलेक्शन लड़ा हो ना या ना लड़ा हो, आप मेरी 175 की ऑप्शन में से 14 की ऑप्शन में ले आते हैं। उनमें से मुझे कोई पार्टी पसंद नहीं। हम 40 MNAs मिल के शामिल हो जाते हैं सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान। अब वो सोशलिस्ट पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन हमें इख्तियार है कि हम शामिल हों। और तीसरे दिन 3 दिन बाद ये गिनती होगी पार्टीज में आपस में, और लिस्ट उस तीसरे दिन के बाद देनी पड़ेगी और उसी वक्त फैसला हो जाएगा। ये तो कंप्यूटर ने उसमें से नाम फ्रैक्शंस करके उसी वक्त 1-2 मिनट में दे देना है। और उस दिन पार्टी की लिस्ट दें आफ्टर द इंडिपेंडेंट्स हैव जॉइंड और फॉर्म्ड एनी पार्टी। ये आप नहीं कह सकते। ये चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी आप उस पार्टी में जाते तो आपको फायदा होता। क्यों उस पार्टी में जाते? मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा इख्तियार है। चीफ जस्टिस साहब मुझे सजा तो नहीं दे सकते कि आप कौन सी पार्टी में 175 में से कौन सी पार्टी में चले गए। ये तो सजा देने के मुतरादिफ हुआ ना कि डिनाइंग मी द प्रिविलेजेस दैट अदर्स आर अलाउड। उनको जो मराहत है उनको मुझे वो नहीं दे, वो डिनाई कर रहे हैं, तो आर्टिकल 25 भी लगेगा। मूविंग फॉरवर्ड भी लगेगा कि आप मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन बल्ले का निशान अब पीटीआई को वापस मिल कैसे सकता है, क्योंकि वो जब भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते हैं इलेक्शन कमीशन तो नहीं मानता उसको। ये तो इलेक्शन कमीशन की ज्यादती है। कहती है कि जी ये लास्ट टाइम तो कहा है कि सारे अनअपोज कैसे हो गए, नवाज लीग के कैसे हुए सारे अनअपोज, अवामी नेशनल पार्टी ANP के कैसे हुए अनअपोज। ये इनके लिए इन्होंने मुख्तस किया हुआ एक कानून का सिलसिला जो सिर्फ एक जमात के लिए है। और ये सारा जो जबर और सारा जो जुर्म कर रहा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है, और उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि राजा सुल्तान सिकंदर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तादीबी कार्रवाई। एतजाज साहब, लेकिन एक मौका तो मौजूद है ना। पहले तो ये था कि बेंच बनता ही नहीं था, लार्जर बेंच बनता ही नहीं था। अब अगर 13-14 मेंबर्स का बेंच है, उसमें अगर 1-2 जजेस की कोई मखसूस सोच भी है, कोई आइडियोलॉजी है, तो मेजॉरिटी तो उसको ओवरटर्न कर सकती है ना। एटलीस्ट देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। नहीं, एटलीस्ट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी पे आप देखते हैं चीफ जस्टिस साहब को, चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने वो बरतानवी हाई कमिश्नर को ख़त लिख के, और जिन्होंने अपने आप को वैसे दूसरी तरह से भी डिस्क्वालीफाई किया है इसमें बैठने के लिए, वो बैठ के ना बोलने देते हैं वकील को, ना अपने किसी कलीग को। ये भी तो देखें ना। अच्छा। वो किस तरह बेंच इस तरह मैंने देखा ही नहीं कभी कि चीफ जस्टिस साहब इतना ज़्यादा फराख दिली के साथ बोलते हो और चुप हो जाने की कॉल देते हो अपने जजेस को।
वो तो उनको तो वो तरमीम चाहिए, सीटें ऐसी हो जाए कि 2/3 अक्सरियत हो जाए और उनके हक में तरमीम हो जाए। वो तरमीम के अब पर्सनल जहाँ इंटरेस्ट हो वहाँ भी जज को नहीं बैठना चाहिए। सही, ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट में लिखा है। मैं तो समझता हूँ उन पे उनको कल भी उठ जाना चाहिए, उससे गुरेज करना चाहिए। चलें, आखिरी सवाल, इद्दत केस का भी कल कोई डेवलपमेंट मुतवक्के है, क्या लगता है कि अगर इसमें रिहाई होती है खान साहब की तो वुड ही बी अ फ्री मैन या कुछ और जवाब मिल जाएगा हुकूमत को? नहीं, अभी तक तो मेरा ख्याल है, मुझे नहीं है पर मेरा ख्याल है, बाकी सब केसेस में जमानत हो चुकी है या बरियत हो चुकी है जी। तो इसमें अगर बरियत हो जाती है, और बरियत होनी चाहिए, मजाक बना हुआ है सारी दुनिया में, मतलब, और इतना गैर मोतबर गवाह मैंने दुनिया में नहीं देखा जो 6 साल पहले अपनी बीवी को जब तलाक देता है कहता है इस जैसी पारसा और पाक दामन खातून ही कोई नहीं। 6 साल बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है एक मुकदमे में, टैक्स के मुकदमे में, क्योंकि वो टैक्स का अफसर है, और 2 महीने बाद वो आके उसका वो जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो गया होता है और वो FIR भी करा देता है उसी खातून पे। और ऐसी ऐसी बेहुदा शहादत दिलवाते हैं कि शर्म आनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना ये डेंजरस प्रेसिडेंट है जो इद्दत केस के हवाले से फ़ैसला आया इससे पहले, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें एक्विटल होना चाहिए, क्योंकि जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है उससे इंटरनेशनली पाकिस्तान के बारे में जो रिपोर्टिंग हो रही है वो मनफी है, पॉजिटिव नहीं है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इंटरनेशनल स्टेज पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हुकूमत को एक और चैलेंज दरपेश है, और इस पर रिसेंटली जो अमरीकी कांग्रेस की तरफ से भारी अक्सरियत से करारदाद की मंजूरी की खबर गर्दिश कर रही है, जो कि हालिया इंतखाबात के बारे में है, जिसमें उसकी साफ शफाफ तहकीकात का और गैर जानिबदारी से तहकीकात का मुतालबा किया गया है। तो इस पर वजारत ख़ारजा की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया। उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है, इसको गवर्नमेंट कैसे एड्रेस करेगी। और दूसरी चीज़ ये कि एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जितनी देर तक हम बानी तहरीक इंसाफ को जेल में रख सके रखेंगे, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा कि वो मुज़ाकरात की दावत देते हैं दोबारा से तहरीक इंसाफ को। इन दोनों बयानात में जो तजाद है इसको कौन क्लैरिफाई करेगा, और PMLN चाहती क्या है? बात करना चाहती है या उनको जेल में रखना चाहती है? ये बहुत आम सवाल है, इसका जवाब हम लेंगे। खुरम दस्तगीर साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा नून लीग के। शुक्रिया खुरम साहब आपके वक्त का। बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया आज कौमी असम्बली में, उन्होंने दोबारा से PTI को मुज़ाकरात की दावत दी, काबिल तहसीन बात है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब एक रात पहले कहते हैं कि जितनी देर हम खान साहब को जेल में रख सके हम रखेंगे। अब ये लगता यही है कि 2 पोल्स हैं पार्टी में, एक बात करना चाहता है, दूसरा उनको जेल में चाहता है देखना। असल तो इशू ये है कि मुज़ाकरात के लिए हम हर वक्त तैयार हैं अगर मुज़ाकरात पाकिस्तान के अवाम की फलाह और रिलीफ के लिए। तो लिहाजा अगर अपोजिशन के पास कोई फॉर्मूला है जो हमारे पास नहीं है कि मुल्क में महंगाई कैसे खत्म करनी है, दहशतगर्दी कैसे खत्म करनी है, 11 साल से उनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, तो लिहाजा वो अगर हमें इस मामले पर बात करना चाहते हैं लेजिस्लेशन पे तो हम तैयार हैं। अगर जो ज्यादा लॉन्ग टर्म इशूज हैं, अगर वो कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दोबारा बात करना चाहते हैं हम तैयार हैं। अगर वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी जिसका जिक्र शहबाज शरीफ साहब पहले कर चुके हैं और अभी बिलावल भुट्टो साहब ने किया चंद दिन पहले, उस पर बात करना चाहते हैं हम तैयार हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को तो वैसे ही मुकमुका कहते हैं, वो उस पर क्या बात करेंगे आपसे? जी, तो देखिए ना, तो इलेक्शन के जो प्रोसेस है उसको बेहतर करने के लिए अगर वो बात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। तो लेकिन अगर बात सिर्फ सौदेबाजी पर होनी है कि जनाब ये हमें ये चाहिए और हमें ये दे दें और हमें बानी चेयरमैन को छोड़ दें, तो ये तो नहीं होगा। जो भी डिस्कशन होनी है उसका महवर अवाम होंगे, सियासी सौदेबाजी नहीं होगी। लेकिन राना साहब का ये कहना कि जितनी देर हो सका जेल में रखेंगे, इससे मैसेज तो ये जा रहा है कि अगर एक्विटल कोर्ट से हो गया तो पॉलिटिकल केस बना देंगे। इसमें तो डेफेमेशन है करंट गवर्नमेंट की।
जी देखिए, राणा साहब तो पहले ये भी कह चुके हैं कि जी इमरान खान की जमानत पर रिहाई भी हो सकती है और वो उसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। तो राणा साहब की जो माशाल्लाह फहम और फरासत है, उस तक तो मैं नहीं पहुंच सकता। उसका बेहतर जवाब वही देंगे कि ये उन्होंने बातें क्यों की है। सही। और इसके साथ साथ एक और जो इंटरनेशनल स्टेज पे एक डेवलपमेंट हुई है, वो अमेरिकन कांग्रेस में भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर हुई है, जिसमें कहा गया कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए हैं उसमें मुदाखलत, बेज़ाब्तगियाँ, इसकी इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अमेरिका के हवाले से तो यही बताया गया था, हमें भी यही पता चला, आवाम को भी यही समझ आई कि खान साहब ने पूरी कैंपेन की, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को मज़ीद जो है वो एग्रेवेट किया। लेकिन अब वही इन्वेस्टिगेशन कॉल कर रहे हैं, तो ये चैलेंज नहीं है आपके लिए कि एक ऐसा कंट्री जो कि डोमिनेट करता है इंटरनेशनल ऑर्डर को, वो इंतखाबात के हवाले से इतनी रिजर्वेशन रखता है? जी, इसमें दो बातें हैं। पहली तो बात यह कि अगर आप रेजोल्यूशन को पढ़ें, जिसके एक्चुअली मेरे सामने मौजूद है 5 हिस्से, उसमें कहीं ये नहीं 8 फरवरी का जिक्र नहीं है उस तमाम रेजोल्यूशन में। 9 का तो नहीं है? लिहाजा नहीं, मैंने बड़ा गौर किया उसके ऊपर कि जी उसमें कहीं कोई लिखा हो कि क्या ये कहा, जरूर कहा है कि अर्जेस द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और उन्होंने सदर और कहा कि अपने सदर को कहा कि हुकूमत पाकिस्तान से काम करें ताकि डेमोक्रेसी इंश्योर हो। एक जगह उन्होंने मजम्मत की है उन अटेम्प्ट्स की कि जो सप्रेस द पीपल ऑफ पाकिस्तान पार्टिसिपेशन इन देयर डेमोक्रेसी थ्रू हरासमेंट, इंटिमिडेशन, आर्बिट्री डिटेंशन। लेकिन ये सारे काम तो तहरीक इंसाफ ने भी बड़े जोरों शोर से किए हैं। लेकिन तो आपकी हुकूमत है ना, तो रिसीविंग एंड पे तो आप हैं अभी। नहीं, देखिए, इसमें किसी इन्वेस्टिगेशन का जिक्र नहीं किया गया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने अमल दरामद करना है। तो लिहाजा ये रेजोल्यूशन अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। लेकिन मुज़म्मिल साहब, दिलचस्प बात है कि अगर होती भी, फिर सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या हम गुलाम हैं, क्या हम अमेरिका के कहने के पाबंद हैं, क्या हम सहूनी और जिसे कहते हैं साम्राज्य ताकत के आगे घुटने टेक देंगे। ये सवाल सारे जो हैं ये वही लोग उठाते थे जो आज इस रेजोल्यूशन के ऊपर शादियाने बजा रहे। नहीं, लिहाजा इससे लग तो ये रहा है कि अगर वाकई ऐसा किया उन्होंने, तो आप भी कोई खत लहरा देंगे फिर जलसे में कि साजिश हो रही है। नहीं, ये नहीं है। देखिए, ये सारा जो सब्जेक्ट है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसका पाकिस्तान की हुकूमत ने किस हद तक जो बैरूनी दबाव है उसका हिस्सा बनना है, और कौन सी चीजें हैं जो खारजा पॉलिसी के कॉन्डक्ट का हिस्सा है, जिसको मैं भी समझता हूं कि अदालत ने बहुत ही रुस्वाकुन फैसला किया है साइफर केस में, क्योंकि बड़ा संजीदा मामला था। पाकिस्तान की जो खुफिया दस्तावेज हैं उनके तकद्दुस का, और किसी वज़ीर आज़म की जो जिम्मेदारी है जो वो हलफ उठाता है, उसको वायलेट किया उन्होंने। तो लिहाजा ये जो इशू है ये हमने रेजोल्यूशन पढ़ लिया है, हुकूमत ने भी पढ़ लिया है, लेकिन इस पर कोई ना ही कोई शादियाने बजाने हैं, ना ही इस पे कोई हमने खत लहराने हैं। ये एक संजीदा मामला है, इसको मतानत से हम हल करेंगे, और ये गुफ्तगू का हिस्सा पहले भी रहा है। अच्छा। बल्कि जो है उन्होंने उस रेजोल्यूशन में, जाहिर है वो तो नहीं पढ़ के सुनाएंगे, लेकिन हम चूंकि जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने पढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जी हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले साल मार्च में कहा था कि हम बायलैटरली एंगेज करेंगे अमेरिका के साथ टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। तो हम तो अपनी उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो हम तो अपनी जो इंटेंशन है और नीयत है अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की, उसका इजहार कर चुके हैं। और आई थिंक ये इस वक्त तक के लिए काफी है जो ये सारा मामला खड़ा हुआ। फवाद चौधरी साहब काफ़ी अरसे बाद उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो उनकी शमूलियत थी वो ज़बरदस्ती करवाई गई। आपकी इत्तेहादी जमात है, सीरियस एलिगेशन नहीं है ये? जी बिल्कुल सीरियस नहीं है, क्योंकि अच्छा, किसी अक्लमंद ने कहा है कि आपको आपकी मर्जी के बगैर कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। उनकी मर्जी शामिल थी, तो लिहाजा अब वो 1000 उसकी तौजीहात पेश करें। बेहतर तो ये था कि वो जिम्मेदारी कबूल करते कि मुझसे गलती हुई। नहीं, वो तो चेहरा नहीं दिखा रहे थे पहली मीटिंग में, इतने विजिबली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे थे। नहीं, तो देखिए ना जी, बात यही है कि हम सबको
एक बड़ा आसान टारगेट है कि हम सायों की तरफ इशारा कर देते हैं कि ये हुआ और वैसे हुआ। तो अगर ये संजीदा गुफ्तगू होती तो फिर वो नाम लेते, फिर वो बाकायदा खुलकर ये बात करते कि क्या हुआ। तो जब तक इस तरह इशारे के नाव में रहेगी तो ये एक और गुफ्तगू और बयान है जो हमें कल तक शायद भूल गए। और इसके अलावा रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का जो फैसला था उस पर काफ़ी डिस्कशन हो रही थी। अब क्या सोचती है हुकूमत उस बारे में? अभी एतजाज़ हसन साहब से मैं बात कर रहा था, उन्होंने ये कहा कि हुकूमत की ख्वाहिश है ऐसा हो जाए। नहीं, देखिए वो हमारे जो वो कहते हैं कि मुद्दई की जो ख्वाहिश है वो वकील को उससे पहले मालूम है। यहाँ तो ऐसी कोई ना ही डिस्कशन हुई है, और अगर कोई मामला हुआ तो जमहूरियत है, कोई ना कोई लेजिस्लेशन आएगी। ये लेजिस्लेशन के बगैर तो नहीं होगा। खुरम साहब, प्रिंसिपली जब तक ये लेजिस्लेशन का बट डू यू सपोर्ट एनी सच थिंग? ऐसा होना चाहिए वैसे? जी नहीं, ये तो इस पे हमें जो रिटायरमेंट है, तमाम जो रियासती सतून है वो अब जो एक अगर माजी से कोई सबक सीखना है वो ये है कि रिटायरमेंट को प्रेडिक्टेबल होना चाहिए और नॉन एक्सटेंडेबल होना चाहिए, ताकि मुल्क में जो रियासती इदारे हैं उनकी सरबराही जो है वो बदलती जाए। ये जरूर है, इस पर गुफ्तगू हो सकती है कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा रैंडम सा निज़ाम है कि आपकी उम्र के मुताबिक जो है वो फैसला हो जाता है, तो कोई 2 महीने रहता है, कोई 2.5 साल रहता है। इसको रेगुलराइज जरूर करना चाहिए। मेरी जाती राय है, ये मेरी जमात की राय नहीं है। इसको जरूर रेगुलराइज करना चाहिए कि जो एक टेन्योर, कोई प्रेडिक्टेबल टेन्योर हो। ये नहीं है कि कोई 1.5 महीना रहा है, कोई 2 हफ्ते भी रहा है, कोई 3 हफ्ते भी रहा है। इसको जरूर कहीं ना कहीं रेगुलेट करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो है रियासती जो आला तरीन रियासती इदारे हैं उनकी सरबराही अपने वक्त पर होनी चाहिए, और उसका कोई भी हमने अगर हटना है कानून से तो फिर उसकी बड़ी सीरियस वजूहात होनी चाहिए। इस तरह नहीं हम कर सकते कि ये जो सारे मामलात हैं, और खास तौर पे पार्लियामान का इसमें जो रोल है उसका इयादा भी बार बार करना है। और मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि ताकत नहीं है आपके पास, और साथ साथ ये कि उन्होंने कोर्ट एंड कोर्ट कहा अवाम को अक़लियती हुकूमत पर एतमाद नहीं है, टैक्स भी नहीं देंगे। तो ये तो पहले दोस्त थे आपके, अब तो आपको लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही नहीं समझते। वो क्या करना है इसका आपने? जी फिर बात करनी है। यही जमहूरियत और सियासत की जरूरत है कि वज़ीर-ए-आज़म खुद चल कर गए मौलाना के घर पर उनसे बात करने के लिए, और अगर अभी उनको उनसे मजीद गुफ्तगू करनी है तो करनी चाहिए। मौलाना बहुत देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवारी रहे हैं, फिर वो हमारे एलाए रहे हैं। लिहाजा उनसे हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है जिसको जरूर दूर करना चाहिए, और उनकी जो ग्रीवेंस है उसको हमें दुरुस्त तौर पे समझना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि मैं तो इसमें वो नहीं समझ पाया कि जिस सूबे में उनके साथ वो समझते हैं कि ज्यादा ज्यादती खैबर पख्तूनख्वा में, जहां उनके साथ ज्यादती हुई है उधर की हुकूमत जो है वो लेजिटिमेट है और दूसरी जगहों की हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है। मैं समझ नहीं पाया। लेकिन वो एक बड़ी मैस मूवमेंट हमेशा चलाने की पोटेंशियल रखते हैं। अभी जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अनाउंस किया है उस पर भी वो अपोज कर रहे हैं, PTI अपोज कर रही है, गंडापुर साहब ने अपोज किया, इसके अलावा ANP अपोज कर रही है। कंसेंसस के बगैर ये कैसे कर लेगी हुकूमत? जी देखिए, ये ऑपरेशन है, ये तो कभी रोका नहीं है दहशतगर्दों के खिलाफ। इसीलिए ये बात आप जैसे जो बालिग नजर लोग हैं अवाम को बतानी चाहिए कि एक संजीदा चैलेंज उठा है दहशतगर्दों की तरफ से 2020 के बाद से, यानी 1 जनवरी 2021 जो हमें अदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आए हैं, 2000 से जायद पाकिस्तानी शहरी और फौजी जवान और अफसरान इस पे शहीद हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, और इसमें जो हमारे भाई शहीद हो रहे हैं और ये जो वाकयात है उनमें 2021 के मुकाबले में मुजम्मिल साहब कोई 2.5 गुना इजाफा हो चुका, 250% प्लस इजाफा हुआ है। सिर्फ एक मैं याद करा दूं कि हम भूल जाते हैं कि अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 1.5 साल पहले पेशावर में पुलिस लाइन में 100 पाकिस्तानी शहीद हुए थे दहशतगर्दों के हमले में। लिहाजा ये मामला चल रहा है। ठीक।
अभी जो ये रेजोल्यूशन एक बाकायदा बनकर पार्लियामान में आया है, उसकी वजह यह है कि हमें अब दुनिया को बताने की जरूरत पेश आ गई है कि हम इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं और हम इससे निपटेंगे और खुद निपटेंगे, किसी के कहने पर नहीं निपटे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद थे। उनका कहना यही था कि अब हमें डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़, अगर ये इंसानी जानों का ज़िया जो हो रहा है इसको रोकना है तो। लेकिन चैलेंज ये है कि इसके लिए सियासी तौर पर कितना कंसेंसस गवर्नमेंट डेवलप करती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से डायलॉग जारी है और दूसरी तरफ एक अहम कार्रवाई हमने देखी जो बलूचिस्तान में सामने आई है। कल TTP के जो पाकिस्तान के शूरा के अहम कमांडर हैं नसरुल्लाह महसूद, उसको गिरफ़्तार किया गया। एक वीडियो बयान उसकी तरफ से सामने आया है। काफ़ी अहम रेवलेशंस हैं इस बयान में। उसमें नसरुल्लाह का बताना ये है कि अफ़गान गवर्नमेंट सपोर्ट करती है टेररिस्ट एक्ट्स को पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने ये भी कहा कि TTP के कमांडर खुलेआम अफ़गानिस्तान में फिरते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती और स्पेशली चाइनीज़ जो ऑफिशल्स हैं उनको टारगेट करने का भी उनके पास एक पूरा निज़ाम मौजूद है जो वो करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान में ये इंस्टेबिलिटी बरकरार रहे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इससे पहले जो इंगेजमेंट रही है अफ़गान गवर्नमेंट से या TTP से मुज़ाकरात हमने किए, ये उसका ब्लो बैक है और अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इफ्तिखार फिरदौस साहब मौजूद हैं, सिक्योरिटी अमूर के माहिर हैं। इफ्तिखार साहब ये बताइएगा, TTP के जो कमांडर नसरुल्लाह महसूद की अभी गिरफ़्तारी हुई है, वो इंकशाफ ये कर रहे हैं कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है, TTP के हाइड आउट्स भी हैं वहाँ पर, साथ साथ ये कि पाकिस्तान के अंदर भी जो कार्रवाइयाँ TTP करती है उसकी भी बैकिंग जो है वो अफ़गान गवर्नमेंट कर रही है। तो ऐसे में फिर क्या पाकिस्तान ने जो पहले अफ़गान गवर्नमेंट के हवाले से उम्मीद लगाई या फिर TTP से मुज़ाकरात किए, उसका ब्लोबैक लगता है आपको? ये देखें, जो अफगान तालिबान और TTP के दरमियान में जो एक रिलेशनशिप है वो तो कोई नई बात नहीं है, बल्कि जो लोग इस मौजू को पहले भी समझते थे वो हमेशा उनका यही ख्याल था कि अफगान तालिबान और TTP के दरमियान में एक ऐसा रिश्ता है जो ना सिर्फ मजहबी उसूलों पर कायम है बल्कि कबायली जो उनके आपस में रिश्तेदारी है वो भी है। तो वो उनको कभी भी किसी मुल्क के हवाला नहीं करेंगे, ना कभी उनको जो है कोई नुकसान पहुंचाने देंगे। यहाँ पर जो एक लार्जर डिप्लोमेटिक सिम्टम जो बन चुका है कि इस मसले का हल क्या होगा, अफगान तालिबान हमेशा ये समझते हैं कि TTP को जो है वो रीलोकेशन उनकी होनी चाहिए, इसलिए पहले उन्होंने मुज़ाकरात की ऑफर की और अब सुनने में आ रहा है, ज़राए इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो रीअसेस करने के लिए एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च तो कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ ही एक और पहलू उसका ये है कि अफगानिस्तान के अंदर TTP को बॉर्डर एरिया से दूर ले जाया जाए ताकि इनका असर और रसूख पाकिस्तान के अंदर महदूद हो और इनके जो अब पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम है उसको कंटेन किया जा सके। और ये भी साथ साथ नसरुल्लाह ने इंकशाफ किया है कि जो BLA मजीद ब्रिगेड का कमांडर है बशीर ज़ेब, वो भी अफ़गानिस्तान में है, फिर TTP के बहुत अहम जो स्पेयर हेड्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब हमने इसको डिप्लोमेटिकली भी परसू करना है या फिर सिर्फ ऑपरेशन के अलावा और कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इतना पैसे में जम होना चाहिए, आपको लगता है कि अफगान गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी इस पे? देखें, एक जो एंगेजमेंट की पॉलिसी है वो तो पाकिस्तान को बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि TTP और सिक्योरिटी का मसला एक है, इसके अलावा हमारे अफगानिस्तान के साथ कुछ इकोनॉमिक टाइज भी है और जो CPEC कॉरिडोर है उसमें अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के थ्रू जो रास्ता जाता है वो भी इंपॉर्टेंस का हामिल है। लेकिन जहां तक आपने BLA का जो है वो ताल्लुक की बात की अफगानिस्तान के अंदर या TTP की जो लीडरशिप है वो अफगानिस्तान के अंदर है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जब हम पाकिस्तान के अंदर एस्केलेशन देखते हैं वायलेंस की, जो पिछले साल तकरीबन कोई 68% अटैक्स के अंदर जो है वो इंक्रीज और इस साल भी तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 1100 से ऊपर जो है वो टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो है पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं, तो वो सब के सब तकरीबन अफगानिस्तान के साथ जो है वो लिंक्ड आते हैं। और वो सिर्फ TTP का प्रॉब्लम नहीं है, TTP सिर्फ उस जहादिस्ट एलिमेंट्स में से एक है, उसमें जो सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं BLA की तरह या हाफिज गुल बहादुर या लश्कर इस्लाम, उन सब के बेसिस जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है। और अब तो ये आलमी डिस्कोर्स का भी हिस्सा है, जो सिक्योरिटी काउंसिल या यूनेमा की रिपोर्ट्स आती हैं उसमें भी बोल्ड क्लियर कर बातें लिखी हुई हैं, इस हद तक भी लिखी हुई है कि अब उसमें अलकायदा की शमूलियत भी जो है वो शामिल है। इफ्तिखार साहब, ये
अनफॉर्चुनेट नहीं है कि अब से सिर्फ चंद साल पहले पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने यह कहा कि 4000 फाइटर्स को मैंने रीसेटल करवाना था, मुझे करने नहीं दिया। तो तब किसी को इल्म नहीं था कि इतना बड़ा ब्लोबैक होगा, आम शहरियों की जान जाएगी, इंस्टेबिलिटी पैदा होगी, पाकिस्तान की इकॉनमी सफ़र करेगी। तब तो विजन ही बिल्कुल और था टीटीपी के हवाले से उनका। देखें, इस पहलू को जो पीस टॉक्स थे उसको देखने के दो तरीकाकार हैं। एक तो ये पहलू है जिसका आपने जिक्र किया, दूसरा इसको हम प्रीएम्प्टिव तरीके से अगर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर देखें तो मुज़ाकरात आपका एक पहला जो है वो हल होता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान यूएसए की और नेटो की जो फौजेस का इनखला था, उसके बाद जो है जो सिचुएशन बन के आई उसके अंदर एक सोच ये भी थी कि जो मेजर एस्केलेशन थी वॉर ऑन टेरर की, वो सिर्फ इस वजह से थी कि इस खित्ते के अंदर अमेरिका की प्रेजेंस की वजह से पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन एलाई के तौर पर जो है वो देखा जाता था। अब चूंकि अमेरिका चला गया है तो यहां पर इनकी सिचुएशन बदल जाएगी। जो इसकी अब इंपोर्टिंग ऑफ आइडियोलॉजी है, जो अब अफगान हुकूमत जो कायम की गई और बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है अफगानिस्तान की तर्ज हुकूमत जो है वो बना सकेंगे। अब ये प्रॉब्लम जो है वो फेस है। इसका ताल्लुक सिर्फ काइनेटिक्स के साथ नहीं या मिलिटेंट्स की प्रेजेंस के साथ नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी है और इसको इस तरह से जो है वो लेना चाहिए। एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज भी है पाकिस्तान की रियासत को। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार फिरदौस साहब मौजूद थे। उनका क्या ही था कि जो प्रीवियस इंगेजमेंट्स रही हैं उसमें तब्दीली आनी चाहिए और ये जो नए टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं जिनको बैकिंग मिल रही है अफगान गवर्नमेंट से, इसको डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली दोनों तरीके से परसू करना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।